नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड से भी खतरनाक एक वायरस की, जिसका नाम है H5N1 और जिससे संबंधित 4 राज्यों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बचाव एडवाइजरी जारी करी है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं और H5N1 क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, संस्थान द्वारा एक ऑफर चलाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है समर सेल ऑफर। इसमें आपको हमारे सभी यूपीएससी और पीसीएस के जो भी कोर्सेज हैं, यानी कि ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज, सभी कोर्सेज पे आपको 50 से 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज हमारे संस्थान द्वारा चलाई जा रही हैं उस पे भी आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 1 से 5 जून तक। आज 3 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, तो जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे इंस्टीट्यूट में करवा लीजिए। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पे सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है और क्यों करी है। क्योंकि यहाँ हुआ क्या है, अभी H5N1 के संक्रमण के मामले यहाँ पर मिले हैं, उसकी जानकारी इन्हें मिली है कि यहाँ पे संक्रमण हो सकता है, इसलिए सरकार ने यहाँ पे बचाव एडवाइजरी जारी करी है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और केरल। इनके कुछ जिलों में बेसिकली देखिए, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला, अगर बात करें झारखंड का तो झारखंड का रांची जिला, और हमारे महाराष्ट्र का नागपुर जिला, केरल का अल्लापुझा और कोट्टायम और पाथानामथिट्टा जिला। इन जिलों में क्या हुआ है, H5N1 वायरस की सूचना मिली है कि यहाँ पे इसका संक्रमण हो सकता है, तो इसलिए हमारी सरकार ने क्या करा है, इन 4 राज्यों में एडवाइजरी जारी करी है बचाव के लिए। ये क्या है, सब कुछ आगे देखेंगे वीडियो में। चलिए देख लेते हैं कि जो H5 वायरस है, यानी कि जो बर्ड फ्लू है, वो पक्षियों में फैलता है। कौन से? प्रवासी जो पक्षी होते हैं। प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवास के लिए जाते हैं, वो होते हैं प्रवासी पक्षी। इनके कारण क्या होता है, इनसे संक्रमण आता है। और जो यहाँ के घरेलू पक्षी होते हैं, यानी कि जो पालतू मुर्गियाँ होती हैं, उनमें ये प्रकोप बढ़ जाता है। अब ये फैलता कैसे है, जो पक्षी आए उनके साथ संक्रमण में जो भी हमारे यहाँ के पालतू जानवर आए, चाहे वो मुर्गा हो चाहे कोई भी पक्षी हो, तो उनमें ये संक्रमण फैल जाएगा। ये संक्रमण आसानी से मनुष्यों में भी फैल जाता है। किससे? अगर जैसे कोई मुर्गा है, वो अगर बर्ड फ्लू से संक्रमित हो गया और उस मुर्गे का मीट मनुष्य ने सेवन करा, तो ये वायरस मनुष्य में भी बड़े आसानी से फैल जाएगा। आगे देखते हैं, पशुपालन और डेयरी विभाग और हमारा जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, इसने सभी राज्यों को संयुक्त रूप से एक सूचना दी है और ये कहा है कि आप लोग यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी निजी चिकित्सक हैं, वो क्या करें, बर्ड फ्लू से संबंधित जो भी संकेत हैं और लक्षण जो होते हैं बर्ड फ्लू से, और जो अन्य उपाय होते हैं जिनसे हम बर्ड फ्लू से बच सकते हैं, इसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। आगे देखिए, अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में बर्ड फ्लू का अभी रिसेंटली मई में 3रा मानव मामला देखा गया है, पहचान की गई है इसकी। इससे पहले क्या है, यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अप्रैल में टेक्सास में बर्ड फ्लू का पहला संक्रमित मामला दर्ज किया था, जो कि एक व्यक्ति में था। उसके बाद अमेरिका के मिशिगन में H5N1 का दूसरा संक्रमित मामला मानव का दर्ज किया गया और अभी हाल ही में मई 2024 में 3रा मामला मानव संक्रमण का दर्ज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मामला बर्ड फ्लू का दायर किया गया है। अब अगर भारत की बात करते हैं, तो भारत में अभी अप्रैल 2024 में तकरीबन 21,000 बत्तख जो थी हमारी संक्रमित हुई थी। किससे? H5N1 से। उन बत्तखों को ख़त्म कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। और जब किसी भी पक्षी में ये वायरस फैलता है तो क्या जाता है, उन्हें मार के ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है ताकि ये संक्रमण किसी और को ना फैले। अब देखिए, ये जो मामला रिपोर्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे हम लोग। ये जो ऑस्ट्रेलिया का मामला दर्ज किया गया, ये क्या था, ये रिपोर्ट किया गया था मामला एक बच्चे में, जो कि ये कहा जा रहा था कि मार्च 2024 को भारत से ऑस्ट्रेलिया लौटा था। इसमें जो संक्रमण था वो काफ़ी गंभीर था, लेकिन अभी ये संक्रमण काफ़ी कंट्रोल में है और वो बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। यहाँ पर बर्ड फ्लू का जो वायरस है, हमारा जो WHO है, उसने अप्रैल में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में क्या कहा, उसने कहा कि बर्ड फ्लू का वायरस गाय के कच्चे दूध में भी पाया जाता है। यानी कि जो गाय का कच्चा दूध होता है, कुछ लोग अगर गाय के कच्चे दूध का सेवन करना अच्छा मानते हैं कि ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है, तो इसमें भी ये वायरस पाया जाता है। और बल्कि इतना ही नहीं, इस दूध में जो वायरस होता है वो उच्च सांद्रता वाला होता है, यानी कि इस वायरस के संपर्क में आने से आपको
जो संक्रमण होगा वो काफ़ी घातक हो सकता है। अब देखिए ये H5N1 का जो संक्रमण होता है वो कोरोना से भी कई गुना ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसमें जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 52% के करीब डेथ रेट है। और कोरोना में कितना था, कोरोना में स्टार्टिंग में 20% था, फिर 0.1% के करीब जो था डेथ रेट था कोरोना में, लेकिन यहाँ पर क्या है 52। सोच के देखिए 20% से 52 कितना ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हमारी सरकार ने बचाव के लिए निरंतर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है कि आप निरंतर जो है बचाव के लिए सावधानी बरतें। अब ये किस तरीके से करना है आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि H5N1 वायरस है क्या। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो पक्षियों में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो प्रवासी पक्षी होते हैं उसमें अत्यधिक संक्रमण होता है। और ये करता क्या है कि इनके श्वसन रोग को फैलाता है, यानी कि उनके अंदर सांस संबंधी परेशानी उत्पन्न करता है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। अब देखिए जो ये बर्ड फ्लू है ये सामान्य रूप से प्रकृति में प्रवासी जो पक्षी होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उन्हीं से आता है, उन्हीं के बीच प्रसारित होता है। उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, जो घरेलू पक्षी होते हैं, घरेलू मुर्गे और पक्षियाँ होते हैं, उनके बीच में प्रकोप फैलता है। किस कारण से फैलता है, तो इनके संपर्क, प्रवासी पक्षियों के संपर्क में हमारे जब घरेलू पक्षी आते हैं तो उसके माध्यम से ये फैलता है। अब देखिए यहाँ जो इन्फ्लुएंजा ए जो है इस वायरस का एक उपप्रकार है। वायरस को अपनी सतह पर प्रोटीन के गुणों के आधार पर उप प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो वायरस है, मान लीजिए ये वायरस है, इसके ऊपर जो प्रोटीन की एक लेयर होती है उस लेयर के आधार पे इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसमें 18 हेमाग्लूटिनिन और 11 न्यूरोमैनिडेल के आधार पर इसका वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि एक H1 से लेके H18 तक और N1 से लेकर N11 तक इसके प्रकार होते हैं। अगर एग्जाम्पल ले, जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए क्या है H5N1 है, इसी तरीके से क्या होता है H1N1 होता है, H3N2 होता है, तो इस तरीके से ये वायरस होता है। अब देखिए यहाँ पे H5N1 जो मामला है ये मानव में अगर आ जाए तो बहुत गंभीर होता है और बहुत कभी कभी ही सामने आता है। जनरली H5N1 जो वायरस होता है मनुष्यों में नहीं आता, पशु पक्षियों में ही देखा जाता है। लेकिन अगर ये मनुष्यों में आता है तो क्या होता है, ये बहुत जानलेवा हो सकता है, लोगों की मृत्यु हो सकती है। और इसका जो संक्रमण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, बहुत रेयर केस में होता है। मान लीजिए अगर 1000 हैं तो 1000 में से 1 या 2 केस में ऐसा होगा कि ये मामला एक से दूसरे व्यक्ति में फैले। चलिए आगे देख लेते हैं। जो इसका मृत्यु दर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मृत्यु दर कितना है, 60% तक हो सकता है। मैंने क्या बताया, अभी तक जो आंकड़े आए थे, पहले पुराने जो आंकड़े थे उनके अकॉर्डिंग ये 52% था, लेकिन ये बढ़ के धीरे धीरे क्या हो गया है, 60% हो गया है। जो WHO ने आंकड़े दिए थे, WHO ने क्या कहा था, 1 जनवरी 2003 से 26 फरवरी 2024 तक, इतने टाइम में उसने कहा कि इतने टाइम में कितने मनुष्य इस वायरस से अफेक्टेड हुए थे। तो H5N1 से कितने ह्यूमन इफेक्टेड हुए, तो 887 मामले जो है इफेक्टेड हुए। और इसमें से मृत्यु कितनों की हो गई, तो 662 लोगों की मृत्यु हो गई। किसकी वजह से, इस वायरस की वजह से 462 लोगों की मृत्यु हो गई इस वायरस की वजह से, जो कितना था, तकरीबन 52% के आसपास था। अब जो है ये मामले और बढ़ गए हैं, तो ये आंकड़ा कितना पहुंच गया है, 60% तक पहुंच गया है। और कोविड में कितना था, कोविड में ये जो आंकड़ा था 0.1 से भी कम था। और स्टार्टिंग में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में वो 20 से ज़्यादा था। चलिए आगे देखते हैं कि इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। अभी जो वर्तमान में हमारा वायरस है H5N1 वायरस, इसे 1996 में पहली बार चीन के गुआंगडोंग के हंस फार्म में देखा गया था। यानी कि चीन के गुआंगडोंग में एक हंस फार्म था, वहाँ पे जो मुर्गे थे, वहाँ पे जो पक्षी थे, उनमें ये वायरस देखा गया था। सबसे पहली बार वहाँ पर इसको पाया गया। उसके बाद वर्ष 2020 में यूरोप में एक नया संस्करण आया इस वायरस का, और वो धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया तक पहुँच गया। आया कहाँ था, यूरोप में आया। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग इसके उपकरण हैं, तो नया संस्करण आया था, जैसे हमने बताया H1N1 था, H3N2 था, इस तरीके से एक नया संस्करण आया और यहाँ यूरोप से कहाँ तक फैल गया, अफ्रीका और एशिया तक ये पहुँच गया। अगर 2021 के अंत तक क्या हुआ, 2021 के अंत तक
उत्तरी अमेरिका में ये वायरस फैल गया। और बात करें 2022 की जो शरद ऋतु होती है उसके ख़त्म होते होते ये वायरस नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कैसे, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, इसके नीचे यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका है, तो 2022 की शरद ऋतु तक आते आते ये जो वायरस था साउथ अमेरिका तक पहुँच गया। अब यहाँ अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया में भी इसका एक मामला अभी सामने आया। यही अभी मई में ही 2024 के मई में ही ये मामला अभी सामने आया था, कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको याद भी होगा। चलिए आगे देखते हैं कि मानव में ये संक्रमण किस तरीके से फैलता है। मानव में ये संक्रमण किस तरीके से फैलेगा, जो संक्रमित जीवित या मृत जो पशु पक्षी होंगे अगर वो ओपन में हैं और आप उनके समीप जा रहे हैं तो ये वायरस आपको हो जाएगा। साथ ही साथ आप उनकी अगर आँखों को और उनके मुंह को अगर छूते हैं, अगर वो जीवित भी हैं, जीवित पशुओं की आँख और मुंह को अगर आप छूते हैं और वो संक्रमित हैं तो ये संक्रमण आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या, 99% तक चांसेस होते हैं कि आपको ये संक्रमण हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ऐसे स्थान पर आना जाना करते हैं जहाँ पर संक्रमित पक्षी और जानवर रहते हैं तो भी आपको होने के चांसेस हैं, भले ही आप उन्हें छू रहे हैं नहीं छू रहे। अगर छूते हैं तो क्या होता है कि आपको चांसेस 99% हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं छू रहे हैं तो क्या है, आप में चांसेस कम होते हैं लेकिन चांसेस होते हैं। वायरस से दूषित बूंदों या धूल में सांस लेने की वजह से, मान लीजिए यहाँ पे से कोई जानवर गया अभी जो कि किससे संक्रमित था, H5N1 से संक्रमित था, और उसके बाद यहाँ पर जो धूल है वो भी उससे संक्रमित हो गई। आप उसके संपर्क में आते हैं और उस धूल को इनहेल करते हैं तो उससे भी आपको ये संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। पहले से ही पीड़ित इस बीमारी के संपर्क में आने से, यानी कि पहले से जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है उसके संपर्क में आने से भी आपको ये वायरस हो सकता है। परंतु जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी संभावना बहुत ही कम देखी गई है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। अब देखो, जब हमारे H5N1 होता है, एक्सपोजर के 2 से 8 दिनों के भीतर इसके लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ये बर्ड फ्लू फैलता कैसे है, तो लोगों की आँख, नाक, मुँह के जरिए ये फैलता है। और H5N1 बर्ड फ्लू के जो लक्षण है इसमें होता क्या है, जैसे कि हमें कोविड में होता था, सांस लेने में परेशानी होती थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता था, साथ ही साथ इसमें बुखार, खांसी से लेकर गंभीर निमोनिया तक हो सकता है। इसके अलावा अगर स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाए तो क्या होगा, मनुष्य को दौरे पड़ने लगेंगे और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बचाव किस तरीके से हम इससे कर सकते हैं। प्रभावित जो राज्य हैं वहाँ पर संक्रमित मुर्गियों को मारकर, यानी कि अगर कोई भी प्रभावित राज्य है जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर संक्रमण है तो वहाँ पर आप उन्हें मारकर, जैसे कि केरल के अलापुझा में मैंने आपको बताया कि 21,000 बतखों को मार के दबा दिया था। क्यों? क्योंकि वो वायरस से संक्रमण होने का वहाँ पे चांसेस थे, इसलिए ऐसा किया गया था। वहाँ पे कुछ बतख वायरस से संक्रमित हुई थी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको, अगर प्रभावित राज्य में आपको पता चलता है कि जो मुर्गे हैं या जो पक्षी हैं वो किससे संक्रमित हैं, H5N1 से संक्रमित है, तो आप क्या करें, उन्हें मार दें और मनुष्यों के मामलों में इनकी निगरानी को बढ़ा दें, यानी कि जो टेस्ट होते हैं टेस्ट को बढ़ा दें, देखें कि मनुष्य में ये वायरस तो नहीं फैल रहा। जिस एरिया में संक्रमण था उसके आसपास मनुष्यों का आना जाना बंद किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। अब राज्यों में अब किया क्या गया है, जो हमारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल और जो हमारे पशुपालन आयुक्त अभिजीत मिश्रा ने वायरस के मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए मजबूत निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। अब इसके तहत किया क्या गया है कि राज्यों को पोल्ट्री प्रतिष्ठानों, चिड़ियाघरों, बाजारों में जैव सुरक्षा बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो एंटीवायरल दवा होती हैं जैसे ओसेल्टामिविर का भंडारण करने, सुरक्षात्मक उपकरण और अलगाव की सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। अलगाव की सुविधा मतलब जिस तरीके से हमें कोविड में क्या किया जाता था, क्वारंटीन कर दिया जाता था 14 से 15 दिन के लिए, सेम यहाँ पर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप संक्रमित हैं तो आप क्वारंटीन हो जाइए। पक्षियों से अलगाव करेंगे, साथ ही साथ अगर आपको भी लगता है कि आप संक्रमित हैं तो आप क्वारंटीन हो जाइए। अगर कोई पशु इससे संक्रमित है तो उसको अलग कर दिया जाए ताकि ये और पशु पक्षियों में ये बीमारी ना फैले। अब देखो इसमें होता क्या है, गंभीर रूप से श्वसन का रोग के मामले सामने आते हैं। तो इसके साथ किया क्या जा रहा है, इन्हीं सारे कामों के साथ साथ एक निगरानी की जा रही है। जो हमारे बाजार हैं
और साथ में जो बूचड़ खाने हैं वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बीच में भी जानकारी बढ़ाई जानी चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। अपने मुंह को कवर करके रखें, अपने हाथ में ग्लव्स पहनें, अपने हाथों को वॉश करते रहें, गंदे हाथों से मुंह को ना छुएं, नाक को ना छुएं। ये सारी जानकारियाँ वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं पोल्ट्री फार्म्स में, बूचड़ खानों में, बाज़ारों में, उन कर्मचारियों को ये जानकारी हमें देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बर्ड फ्लू से संबंधित है। क्या पूछ रहा है, कौन सा बर्ड फ्लू से संबंधित है। पहला कथन आपसे कह रहा है H5N1 वायरस बर्ड फ्लू के संक्रमण का कारण बनता है। दूसरा कथन आपसे कह रहा है H5N1 वायरस की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी। क्या बताया था हमने आपको कि अफ्रीका से नहीं, कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी ये। तीसरा कथन आपसे कह रहा है सार्स और बर्ड फ्लू के लिए एक ही वायरस जिम्मेदार है। चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो इसमें मैंने एक कथन तो आपको बता दिया कि सेकंड तो गलत है ही है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा सही है। दो ही बचे, ये भी नहीं होगा, तो दो में से आप देख लिख के बताइए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर सही है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपने लिए सुरक्षित रहिए, मुंह को ढक के रखिए, क्योंकि इंडिया में भी इसके मामले अब दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते कब कहाँ इसका मामला देखने को मिल जाए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।